विक्टर लस्टिग, एक नाम जिसने इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाजों में अपना नाम दर्ज कराया। वह एक ऐसा शख्स था जो अपनी चालाकी और करिश्मे से किसी को भी धोखा दे सकता था। कल्पना कीजिए, उसने खुद को एक सरकारी अधिकारी बताकर पेरिस के स्क्रैप मेटल डीलरों को यकीन दिलाया कि शहर एफिल टावर को बेच रहा है। यह एक ऐसा दुस्साहसी घोटाला था जिसे उसने एक नहीं बल्कि 2 बार अंजाम दिया। 1890 में जन्मे लस्टिग ने 2 विश्व युद्धों और महामंदी के उथल पुथल भरे द्वार को अपनी ठगी का मैदान बना लिया। वह सिर्फ एक अपराधी नहीं था, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान का एक माहिर कलाकार था। उस दौर की राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक हताशा ने उसके लिए एकदम सही माहौल तैयार किया। उसके घोटाले सिर्फ पैसे के बारे में नहीं थे, वे सत्ता, धारणा और भरोसे की नाजुकता पर एक तीखा व्यंग्य थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1890 में ऑस्ट्रिया हंगरी के होस्टिने में जन्मे विक्टर लस्टिग में भाषाओं की स्वाभाविक प्रतिभा थी। यह एक ऐसा कौशल था जो उनके भविष्य को एक कुख्यात धोखेबाज के रूप में आकार देगा। जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, चेक और इतालवी में धारा प्रवाह वह आसानी से राष्ट्रीयताओं के बीच घुल मिल जाते थे, जो उनके धोखे के लिए एक आदर्श मंच था। किशोरावस्था तक उन्होंने छोटे मोटे घोटाले शुरू कर दिए थे, जाली कार्ड गेम, नकली लॉटरी टिकट। यह उनके बड़े कारनामों की बस एक शुरुआत थी। प्रथम विश्व युद्ध के फैलने से यूरोप में अराजकता फैल गई। जहां दूसरों को तबाही दिखी, वहीं लस्टिग ने इसमें अवसर देखा, जो धोखेबाजों के लिए एक आदर्श खेल का मैदान था। उन्होंने पासपोर्ट, जालसाजी और ब्लैक मार्केट योजनाओं की ओर रुख किया। अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद को काउंट की उपाधि दी, जिससे उन्हें ऊंचे तबके में पहुंच मिली। एफिल टावर, जो 1889 के विश्व मेले के लिए एक अस्थायी चमत्कार के रूप में बनाया गया था, पेरिस के क्षितिज पर एक स्थायी स्थिरता बन गया था। लेकिन 1920 के दशक तक यह प्रतिष्ठित ढांचा जंग खा रहा था। अखबारों में इसे गिराने की संभावना पर बहस छिड़ गई, जिसने विक्टर लस्टिग नामक एक ठग का ध्यान खींचा। इस अवसर को भांपते हुए लस्टिग ने खुद को डाक और टेलीग्राफ मंत्रालय का एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी बताया। उसने पेरिस के सबसे धनी स्क्रैप धातु व्यापारियों को एक गोपनीय बैठक के लिए आमंत्रित किया, जिसमें एक आकर्षक लेकिन गुप्त व्यापार अवसर का संकेत दिया गया था। एक शानदार होटल में लस्टिग ने दावा किया कि टावर की मरम्मत बहुत महंगी है और सरकार ने चुपचाप इसे 7,000 टन स्क्रैप के लिए बेचने का फैसला किया है। एक व्यापारी, आंद्रे पॉयसन, सबसे ज्यादा इच्छुक था। लस्टिग ने उसकी असुरक्षा को भांपकर रिश्वत की मांग की। पॉयसन ने सौदे के लिए 70,000 फ्रैंक का भुगतान किया। पैसे लेकर लस्टिग तुरंत ट्रेन से वियना भाग गया। जब पॉयसन को अपने धोखे का एहसास हुआ तो वह इतना शर्मिंदा हुआ कि उसने पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी। कुछ महीने बाद जब घोटाले की कोई खबर नहीं आई तो लस्टिग पेरिस लौट आया और वही घोटाला फिर से करने की कोशिश की। उसकी दुस्साहस की कहानी अमर हो गई। लस्टिग ने एक मनी प्रिंटिंग मशीन बेची जो कथित तौर पर नोटों की नकल करती थी। एक पीड़ित अल कैपोन था जो लस्टिग के साहस से इतना प्रभावित हुआ कि उसे जाने दिया। एक जहाज निर्माता बनकर उसने अस्तित्वहीन लग्जरी जहाज बेचा। 1930 के दशक में उसने अमेरिका में लगभग सही नकली नोट छापे। लस्टिग को अंततः 1935 में नकली नोट बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया। 20 साल की सजा सुनाई गई। वह अल्काट्राज में 1947 में निमोनिया से मर गया। लस्टिग का सबसे बड़ा जादू लोगों को खुद से बेहतर समझना, अधिकार में भरोसा, लालच, शर्म। ऑनलाइन घोटालों की आज की दुनिया में लस्टिग के सबक भयानक रूप से प्रासंगिक हैं। आप एक ईमानदार आदमी को धोखा नहीं दे सकते। पुराना धोखेबाज कहावत। विक्टर लस्टिग, इतिहास का सबसे दिलचस्प अपराधी।